हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सुबलेज। पिछले क्लास के वीडियो में हम लोगों ने भारत के दर्रों के बारे में पढ़ लिया था और उससे हम लोगों ने ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग भारत के तटवर्ती मैदान के बारे में बात करेंगे, कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए आज क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करते हैं भारत के तटवर्ती मैदान कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया के बारे में। तो कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया, भारत के तटवर्ती मैदान, इसके बारे में चर्चा करने से पहले हम इसके लोकेशन को समझेंगे कि हमारा कहां पे स्थित है, भारत के कौन से क्षेत्र में तटवर्ती मैदान हमें देखने को मिलता है। तो तटवर्ती मैदान का लोकेशन समझने के लिए सबसे पहले हमें इस फिगर को समझना है। ये जो फिगर है ये हमारा है प्रायद्वीपीय भारत का। प्रायद्वीपीय भारत की इस फिगर में हमें सबसे पहले ये जो हिस्सा देखने को मिल रहा है, ये ब्लू वाला भाग, ये हमारा है पश्चिमी घाट। उसके बाद इधर आपका एक ब्लू वाला भाग मिल रहा होगा, ये हमारा है पूर्वी घाट। इधर वाला ब्लू वाला पश्चिमी घाट और इधर जो ब्लू वाला हिस्सा है ये हमारा है पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट दोनों दक्षिण की ओर नीलगिरी के पहाड़ी में आके मिलते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी चर्चा कर लिया है। आगे बात करें तो जो प्रायद्वीपीय भारत है इसके पश्चिम की ओर हमें अरब सागर दिखलाई पड़ता है। ये जो पूरा क्षेत्र है ये हमारा अरब सागर का क्षेत्र है। और प्रायद्वीपीय भारत के पूरब की ओर, इधर पूरब है तो पूरब की ओर हमें बंगाल की खाड़ी देखने को मिलता है। यानी ये जो क्षेत्र पूरा है ये हमारा बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र है। तो इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है। अब आगे बात करें तो जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट और इधर अरब सागर, इनके बीच में, पश्चिमी घाट और अरब सागर इनके बीच में यहाँ पे एक तटवर्ती मैदान का विकास हुआ है। एक तटवर्ती मैदान का विकास हुआ है, मैदानी क्षेत्र का यहाँ पे हमें विकास देखने को मिलता है। और इधर पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी, इनके बीच में भी यहाँ पे एक मैदानी क्षेत्र हमें देखने को मिलता है। यहाँ भी मैदानी क्षेत्र और यहाँ भी मैदानी क्षेत्र। तो पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी इनके बीच में मैदानी क्षेत्र का विकास हुआ है। अरब सागर और पश्चिमी घाट इनके बीच में भी मैदानी क्षेत्र का विकास हुआ है। अब ये मैदानी क्षेत्र कहाँ है? तो इधर समुद्र है और इधर समुद्र है। तो समुद्र के किनारे में, समुद्र के तटवर्ती क्षेत्र यानी समुद्र के तट के आसपास के क्षेत्र में हमें मैदानी क्षेत्र देखने को मिल रहा है। यहाँ समुद्र है तो समुद्र के तट से सटा हुआ ये मैदानी क्षेत्र है। इधर भी बंगाल की खाड़ी पानी वाला क्षेत्र है, समुद्र है, तो इधर भी हमारा ये समुद्र के तट से सटा हुआ मैदानी क्षेत्र है। तो ऐसे मैदानी क्षेत्र को कहा गया तटवर्ती मैदानी क्षेत्र। तो भारत का जो तटवर्ती मैदानी क्षेत्र है वो हमारा कहाँ है? तो अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच में यहाँ पे, और इधर बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट के बीच में यहाँ पे। तो ये जो पूरा क्षेत्र है, ये जो हमारा ब्लैक वाला क्षेत्र दिख रहा होगा, ये पूरा हमारा भारत का तटवर्ती मैदानी क्षेत्र है, भारत का कोस्टल प्लेन्स है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आगे बात करें तो इसका जो विस्तार हमें देखने को मिलता है, इसका विस्तार यहाँ गुजरात से देखने को मिलता है। ये गुजरात से लेके पूरा यहाँ से होते हुए इधर होते हुए ये पूरा इधर वेस्ट बंगाल, यानी गुजरात से पूरा वेस्ट बंगाल तक हमें इसका विस्तार देखने को मिलता है भारत के तटवर्ती मैदान का। तो जो हमारा भारत का जो तटवर्ती मैदान है उसका विस्तार हमें गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल, इधर हमारा वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, वहां तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। और इसका जो विस्तार है, इसका जो कुल विस्तार वो हमारा है 6100 किलोमीटर। गुजरात से लेके पश्चिम बंगाल तक जो भारत का तटवर्ती मैदान है उसका जो विस्तार है वो हमारा कितना है? 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर तक ये हमारा इसका विस्तार देखने को मिलता है। अब आगे बात करें तो जो ये तटवर्ती मैदान है, तो इधर वाला जो तटवर्ती मैदान है गुजरात से लेके यहाँ कन्याकुमारी तक, ये जो तटवर्ती मैदान है ये हमारा पड़ता है पश्चिम की ओर, इसीलिए इसको बोला जाता है पश्चिमी तटीय मैदान। और इधर आपका वेस्ट बंगाल से लेके कन्याकुमारी तक जो मैदानी क्षेत्र पड़ता है, तटवर्ती मैदानी क्षेत्र, ये पड़ता है पूरब की ओर, इसीलिए इसको बोला गया पूर्वी तटीय मैदान। तो यहां तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ये मैदानी क्षेत्र समुद्र के किनारे स्थित है, इसीलिए इसको बोला गया तटवर्ती मैदानी क्षेत्र। इधर वाला पश्चिम में पड़ता है इसलिए पश्चिमी तटवर्ती मैदान हो गया, इधर वाला पूरब में पड़ता है इसलिए पूर्वी तटीय मैदानी क्षेत्र हो गया। आगे बात करें तो जो पश्चिमी तटीय मैदानी क्षेत्र है इसका जो चौड़ाई है इसकी तुलना में पूर्वी तटीय मैदानी क्षेत्र
इसकी तुलना में कम है। पूर्वी तटीय मैदानी क्षेत्र अधिक चौड़ा है और पश्चिमी तटीय मैदानी क्षेत्र कम चौड़ा है। आप यहाँ फिगर के माध्यम से भी समझ पा रहे होंगे कि ये जो पश्चिमी तटीय मैदानी क्षेत्र है इसकी चौड़ाई कम है, लेकिन जो पूर्वी तटीय मैदानी क्षेत्र है इसकी चौड़ाई अधिक है। अब इधर कम है इधर ज्यादा है, तो चौड़ाई कितनी है? तो जो पश्चिमी तटीय मैदानी क्षेत्र है इसकी चौड़ाई है 50 से लेके 100 किलोमीटर के बीच में। 50 से 100 किलोमीटर के बीच में इसकी चौड़ाई है। इसकी जो चौड़ाई है इसकी पश्चिमी तटीय मैदान का वो है 50 से 100 किलोमीटर के बीच में। लेकिन जो पूर्वी तटीय मैदान है इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई कहने का मतलब ये, इसकी जो चौड़ाई है ये वाला, ये यहां से लेके पूरा यहां तक, यहां से लेके इसकी जो चौड़ाई है वो हमारा है 100 से लेके 150 किलोमीटर तक। तो इधर है हमारा 50 से 100 किलोमीटर के बीच में और इधर पूर्वी ओर है 100 से 150 किलोमीटर के बीच में। तो इससे हमें ये पता चल गया कि जो पश्चिमी तटीय मैदान है इसकी चौड़ाई कम है और पूर्वी तटीय मैदान की चौड़ाई अधिक है। यानी जो पूर्वी तटीय मैदान है वो अधिक चौड़ा है, लेकिन जो पश्चिमी तटीय मैदान है कैसा है, संकरा है, यानी इसकी चौड़ाई कम है। अब इधर चौड़ा अधिक है और इधर चौड़ाई कम है, इसका कारण क्या है? तो कारण इसका यह है कि जो ये मैदानी क्षेत्र का निर्माण हुआ है वो नदियों के द्वारा हुआ है। तो क्या हुआ है, जो इधर की ओर नदियां बहती है पूरब की ओर, ये नदियां लंबी दूरी से बह के आती है और इधर ढाल कम देखने को मिलता है। इस वजह से सबसे पहले तो ये लंबी दूरी से बह के आती है, तो ये अपने साथ अवसाद बहुत अधिक लाती है। क्या करती है नदियां, जो पूरब की ओर जो नदियां आती है वो बहुत लंबे दूरी तय करके आती है, तो बहुत अधिक अवसाद अपने साथ लेके आती है। अब इसका जो ढाल है वो मंद है, इसका ढाल क्या है, मंद है। तो जो अवसाद लेके आती है उसको इधर ये जमा कर देती है, तो इधर डेल्टा का निर्माण हो जाता है। इस वजह से इधर जो मैदानी क्षेत्र इसकी चौड़ाई अधिक है। लेकिन जो पश्चिम की ओर जो तटीय मैदान है, तो इधर पश्चिम की ओर जो नदियां आती है वो कम दूरी से आती है, वो कम दूरी तय करके आती है, बहुत नजदीक से ही आती है। तो ये क्या करती है, अपने साथ अवसाद लेके नहीं आती है, बहुत कम अवसाद लेके आती है। दूसरी बात, इधर इसको मिलता है तीव्र ढाल। अब तीव्र ढाल मिलता है तो बहुत तेजी से बहती है और ये जितने भी अवसाद है इसको कहीं जमा नहीं करती बल्कि समुद्र में जाके मिला देती है। तो इसका प्रमुख कारण क्या है कि जो नदियां हैं वो पूरब की ओर बहुत लंबी दूरी तय करके आती है, तो उसको लंबी दूरी तय करने का मौका मिलता है, तो उससे क्या करता है, वो अवसाद अधिक लेके आता है। ढाल भी कम है, मंद है, तो अवसाद को उसको जमा कर पाता है। तो इस वजह से इधर जो मैदानी क्षेत्र है वो चौड़ा हो गया। लेकिन जो पश्चिम की ओर जो नदियां हैं वो कम दूरी से आती है, इसलिए वो अपने साथ अवसाद भी कम लेके आता है। कम तो अवसाद लाता ही है, लेकिन इसका यहाँ ढाल जो है वो तीव्र है, ढाल भी तीव्र मिल जाता है। तो जो भी थोड़ा बहुत अवसाद लेके आता है उसको वह समुद्र में मिला देता है, जिस वजह से इधर मैदानी क्षेत्र का अधिक विकास हमें देखने को नहीं मिलता है। तो इधर चौड़ाई कम हो जाता है और इधर चौड़ाई अधिक हो जाता है। इसका प्रमुख कारण हमें यही देखने को मिलता है। तो यहां से हमने ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। अब बात करते हैं कि जो हमारा भारत का तटवर्ती मैदान है, ये मैदानी क्षेत्र तटवर्ती मैदान है। अब इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका निर्माण होने का कारण क्या था? तो सबसे पहले बात करें भारत के तटवर्ती मैदान के निर्माण का, तो इसका जो निर्माण का सबसे मेन कारण था वह था नदियां। अभी हमने बात किया, पहला कारण क्या था, नदियां। नदियां क्या किया, अपर्दन किया और अवसादन किया। तो नदियों के अपर्दन से और अवसादन से तटवर्ती मैदान का निर्माण हुआ। अब कैसे, नदियों ने क्या किया कि अपने साथ अवसाद लाए। क्या किए, अपर्दन करके अपने साथ अवसाद लाए। अब इधर की जो नदियां हैं वो इधर पूरब और जो बहने वाली नदियां हैं उन्होंने क्या किया, जहां से बहना शुरू किया वहां से ये अपर्दन करना शुरू किए, मिट्टी का अपर्दन किए, चट्टान वगैरह जो भी मिला अपर्दन करना शुरू किए और अपर्दन करके अपने साथ वो अवसाद को लाना शुरू किए और इधर वाले क्षेत्र में अपने अवसाद को जमा किए, अवसादन किए, निक्षेपण किए, डिपोजिशन किए। तो जो भी मटेरियल वो लेके आए अपने साथ उसको यहाँ पे जमा कर दिए। इस वजह से तटवर्ती मैदान का निर्माण हुआ। उसी प्रकार से इधर जो पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिम की ओर जो नदियां बहती हैं, उन्होंने भी इसी प्रकार से किया, अपने साथ अवसाद लाया और उसी से तटवर्ती मैदान का निर्माण हुआ। तो इसका प्रमुख कारण क्या हुआ, नदियां, नदियों के अपर्दन, यानी नदियों ने अपने साथ मिट्टी वगैरह को काट के लाया और एक स्थान पर इसका निक्षेपण कर दिया और उसी से तटवर्ती मैदान का निर्माण हुआ। पहला कारण। दूसरा कारण क्या था, समुद्री लहरें। अब समुद्री लहरें कैसे, तो समुद्र की जो लहरें हैं वो क्या होती है, आगे पीछे होती है। तो समुद्र की लहरें आगे पीछे होती है,
तो ये भी अपर्दन करती है, ये भी अपर्दन करती है। समुद्र की लहरें और ये भी निक्षेपण करती है। अब ये समुद्र की लहरें आई तो अपने साथ जो कुछ मिट्टी वगैरह है वो साथ में लेके आए और यहाँ छोड़ दी, और जब लहरें आती है तो ये अपने साथ कुछ मिट्टी को ले जाती है। तो इसी प्रकार से वो भी अपर्दन करती है और निक्षेपण करती है। अपर्दन मतलब मिट्टी को काट के ले जाती है, निक्षेपण करने का मतलब हो गया कि मिट्टी को लाके छोड़ देती है। तो इस प्रकार से समुद्री लहरें भी तटवर्ती मैदान के विकास में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तीसरा कारण है प्लेट विवर्तनिकी। प्लेट विवर्तनिकी की बात करें तो प्लेट विवर्तनिकी एक भौगोलिक घटना है। इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी बात किया है जब हम लोग हिमालय के निर्माण के बारे में पढ़ रहे थे, तो उस चैप्टर में हम लोगों ने प्लेट विवर्तनिकी के बारे में डिस्कस किया है। तो प्लेट विवर्तनिकी की बात करें तो ये भौगोलिक घटना है। इससे होता क्या है कि कुछ भौगोलिक घटनाएं घटती है जिस वजह से मतलब जो पृथ्वी होता है उसका कुछ हिस्सा कहीं ऊंचा हो जाता है, कहीं नीचे ढल जाता है। तो ऊंचा नीचा स्थान हमें देखने को मिलता है पृथ्वी का धरातल। तो जो ऊंचा नीचा स्थान है इसके वजह से भी हमें इस तटवर्ती मैदान का निर्माण देखने को मिलता है। कैसे? अब देखिए, ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट, ये ऊंचा हो गया और इसके जस्ट बगल में जो तटवर्ती मैदान जहां बना है वो नीचे ढाल में, नीचे स्थान पे। तो ढाल में ना तभी तो नदियां बह के आई, तभी तो नदियां इधर बह के आई और अपने साथ अवसाद लेके इस तटवर्ती मैदान का निर्माण किया। तो प्लेट विवर्तनिकी भी अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इसके वजह से जो पृथ्वी का धरातल है वो कहीं ऊंचा हो गया, कहीं नीचा हो गया। ऊंचा नीचा होने की वजह से उसको ढाल मिला नदी को, और वो अपने साथ अवसाद जमा करके अपर्दन अवसादन के माध्यम से तटवर्ती मैदान का निर्माण किया। तो जो भारत का तटवर्ती मैदान है उसका निर्माण 3 कारणों से हुआ है। पहला कारण नदियों के द्वारा नदियों के अपर्दन और निक्षेपण से हुआ है। दूसरा कारण है समुद्री लहरें, इसके भी निक्षेपण और अपर्दन से हुआ है तटवर्ती मैदान का निर्माण। और तीसरा कारण है प्लेट विवर्तनिकी। प्लेट विवर्तनिकी के माध्यम से जो पृथ्वी का धरातल है वो ऊंचा नीचा हो गया है, इसके वजह से भी भारत के तटवर्ती मैदान का निर्माण हुआ है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो गया। अब बात करते हैं भारत के तटवर्ती मैदान के विभाजन के बारे में, डिवीजन के बारे में, कि जो भारत का तटवर्ती मैदान है उसका विभाजन किस प्रकार से किया जाता है। विभाजन की बात करें तो इसका विभाजन सबसे पहले हम लोग 2 तरीके से करते हैं। आप यहाँ देखिए, जो इधर वाला क्षेत्र है उसको बोलते हैं पश्चिमी तटीय मैदान। ये पूरा गुजरात से लेके पूरा वेस्ट बंगाल, अभी हमने बात किया, पूरा गुजरात से होते हुए ये पूरा वेस्ट बंगाल तक गया है। ये कहलाता है भारत का तटवर्ती मैदान। इसको हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। पहला क्या है, गुजरात से कन्याकुमारी, ये वाला भाग, ये पश्चिम की ओर पड़ता है, इसीलिए इसको बोला गया पश्चिमी तटीय मैदान। और इधर वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से लेके कन्याकुमारी तक, ये हमारा पूरब की ओर पड़ता है, इसलिए इसको बोला गया पूर्वी तटीय मैदान। तो जो भारत का तटवर्ती मैदान है उसको हमने 2 भागों में बांटा। पहला पश्चिमी तटवर्ती मैदान, दूसरा पूर्वी तटवर्ती मैदान। 2 भाग हो गए। अब पश्चिमी तटवर्ती मैदान और पूर्वी तटवर्ती मैदान, इनको भी कई भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले लोग बात करते हैं पश्चिमी तटवर्ती मैदान। तो ये गुजरात वाला हिस्सा, यहां से लेके ये कन्याकुमारी तक, ये हमारा क्या है, ये हमारा है पश्चिमी तटवर्ती मैदान। अब कुछ किताबों में आपको मिल जाएगा कि जो पश्चिमी तटवर्ती मैदान है उसका विकास गुजरात से लेकर नागरकोई तक हुआ है। कहीं कहीं आपको नागरकोई मिलेगा। नागरकोई, कन्याकुमारी नागरकोई एक नहीं है, अलग स्थान है। कुछ किताबों में नागरकोई लिखा होगा और कुछ किताबों में दिया होगा कि गुजरात से कन्याकुमारी तक पश्चिमी तटवर्ती मैदान का विस्तार है। तो आप दोनों तरीके से याद रखें, कन्याकुमारी को भी और नागरकोई को भी। तो कहीं मिलेगा कि गुजरात से नागरकोई तक पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार है, कहीं मिलेगा गुजरात से कन्याकुमारी तक पश्चिमी तटवर्ती मैदान का विस्तार है। तो इधर हमारा हो गया पश्चिमी तटवर्ती मैदान। अब पश्चिमी तटवर्ती मैदान की बात करें तो इसको कई भागों में बांटा गया है। सबसे पहले बात करते हैं ये वाला हिस्सा। आप यहाँ देख रहे होंगे, ये जो ब्लैक वाला हिस्सा है, ये वाला पूरा क्षेत्र गुजरात का, ये कहलाता है कच्छ का तट, यानी कच्छ का तटवर्ती मैदान। उसके बाद आगे बात करें, ये वाला, ये भी गुजरात वाला हिस्सा है, इसको बोलते हैं काठियावाड़ तट, यानी काठियावाड़ का तटवर्ती मैदान। उसके बाद यहाँ पे आपको ये लाल वाला भाग दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं काकरापार तट, काकरापार तटवर्ती मैदान। उसके बाद आगे एक स्थान आपको मिलेगा दमन। तो आपका गुजरात से ये जो दमन क्षेत्र है, यहां तक हमारा है गुजरात का तटवर्ती मैदान। यहां से आपका पूरा ये गुजरात वाला क्षेत्र
और यहाँ आपको दमन मिलेगा इस स्थान पे। तो दमन तक हमारा है गुजरात का तटवर्ती मैदान। और गुजरात का तटवर्ती मैदान ही 3 भाग में बटा हुआ है, कच्छ का तटवर्ती मैदान, काठियावाड़ का तटवर्ती मैदान और काकरापार तटवर्ती मैदान। तो ये तीनों को एक साथ हम लोग बोलते हैं गुजरात का तटवर्ती मैदान, जो कहां से कहां तक फैला हुआ है, गुजरात से लेके दमन तक। गुजरात से लेके दमन तक इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। आगे बात करें तो दमन से, यहाँ एक स्थान हो गया दमन, दमन से लेके यहाँ पे गोवा, इस स्थान पे हमारा है गोवा। दमन से गोवा, इसके बीच में पड़ता है कोंकण तटवर्ती मैदान। इसके बीच में दमन से लेके गोवा तक, इसके बीच में जो हमारा तटीय मैदानी क्षेत्र है, इसको बोलते हैं कोंकण तटीय मैदानी क्षेत्र। क्या बोलते हैं? कोंकण तटीय मैदानी क्षेत्र। उसके बाद गोवा से लेके आपको कर्नाटक में पड़ता है मंगलोर। तो गोवा से लेके मंगलोर तक जो हमारा यहाँ पे तटवर्ती मैदानी क्षेत्र है, उसको बोलते हैं कन्नड़ तटवर्ती मैदानी क्षेत्र या फिर कनारा तटवर्ती मैदानी क्षेत्र। कन्नड़ या फिर कनारा तटवर्ती मैदानी क्षेत्र। और मंगलोर से लेके कन्याकुमारी तक यहाँ पे जो हमारा तटवर्ती मैदानी क्षेत्र है, इसको बोलते हैं मालाबार तटवर्ती मैदानी क्षेत्र, यानी मालाबार तट। तो जो हमारा पश्चिमी तटवर्ती मैदानी क्षेत्र है, उसका विभाजन किस प्रकार से है? तो गुजरात से लेकर दमन तक गुजरात तट, दमन से लेकर गोवा तक कोंकण तट, और गोवा से लेकर मंगलोर तक कन्नड़ या कनारा तट, और मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक मालाबार तट। और जो गुजरात तट है, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है, कच्छ का तट ये वाला हिस्सा, काठियावाड़ तट ये वाला हिस्सा पूरा ये, और यहाँ पे जो हिस्सा है ये लाल वाला, ये है काकरापार तट। तो ये हमारा हो गया पश्चिमी तटवर्ती मैदानी क्षेत्र का विभाजन। अब इसी प्रकार से बात करते हैं इधर पूर्वी तटीय मैदानी क्षेत्र का विभाजन के बारे में। तो जो पश्चिमी तटीय मैदानी क्षेत्र है, इसका विभाजन किस प्रकार से होगा? तो स्थानों के आधार पे। दमन से जो ऊपर वाला हिस्सा हो गया गुजरात का, दमन और गोवा, इसके बीच का हो गया कोंकण, गोवा से मंगलोर, इसके बीच का हो गया कन्नड़, और मंगलोर से कन्याकुमारी, इसके बीच का हो गया मालाबार तट। तो स्थानों के आधार पे इसका विभाजन होगा। लेकिन जो हमारा पूर्वी तटीय मैदान है, पूर्वी तटवर्तीय मैदान, इसका जो विभाजन है वो नदियों के आधार पे होगा। नदियों के आधार पे किस प्रकार? तो आपको यहाँ पे 3 नदियां दिख रही होगी। ये है कृष्णा नदी, ये है महानदी, और यह है स्वर्णरेखा नदी। तो कन्याकुमारी से कृष्णा नदी, इसके बीच में जो तटवर्ती मैदानी क्षेत्र है, वो कहलाता है कोरोमंडल तट। क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट। कृष्णा नदी से लेके कन्याकुमारी तक जो हमारा क्षेत्र है, वो कहलाता है कोरोमंडल तट। तो कोरोमंडल तट हो गया आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। इसमें जो हिस्सा पड़ता है वो तमिलनाडु का भी क्षेत्र आता है और आंध्र प्रदेश का भी क्षेत्र आता है। इसके ऊपर आगे बात करें तो कृष्णा नदी और महानदी, इनके बीच में जो क्षेत्र मिलता है वो तटवर्ती मैदानी क्षेत्र है उत्तरी सरकार, उसको बोलते हैं उत्तरी सरकार। ये पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश में और उड़ीसा में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा दोनों हिस्से में पड़ता है उत्तरी सरकार। और महानदी से लेके स्वर्ण रेखा नदी तक, इसके बीच में जो हमारा तटवर्ती मैदानी क्षेत्र है, उसको बोलते हैं उत्कल तट या फिर कलिंग तट। ये हमारा पड़ता है उड़ीसा से लेके वेस्ट बंगाल तक, यानी उड़ीसा और वेस्ट बंगाल दोनों हिस्सों में पड़ता है। तो जो हमारा पूर्वी तटीय मैदानी क्षेत्र है, वो इधर वेस्ट बंगाल से लेके इधर कन्याकुमारी तक इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। और इसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कृष्णा नदी तक हमारा कोरोमंडल तट जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पड़ता है, कृष्णा नदी और महानदी के बीच में उत्तरी सरकार, जिसको हम लोग आंध्र प्रदेश उड़ीसा दोनों क्षेत्र में पाते हैं, और तीसरा हमारा है महानदी से स्वर्ण रेखा जो कहलाता है उत्कल तट या फिर कलिंग तट, जो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल दोनों हिस्से में पड़ता है। तो इस प्रकार से जो भारत का तटवर्ती मैदान है उसका विभाजन हुआ है। तो भारत का जो तटवर्ती मैदान है उसको सबसे पहले 2 भागों में बांटा गया है, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान, और इन दोनों को भी कई भागों में बांटा गया है, जिसको हमने अभी यहाँ पे विस्तार से समझ लिया। अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे और विस्तार से इसको समझेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं